बच्चों, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी विश्व में परिवहन के और संचार के साधन कौन से हैं और किस प्रकार उनका आर्थिक गतिविधि में व्यापक महत्व है। हम सभी जानते हैं कि धरती पर संसाधन जो है असमान रूप से वितरित हैं। कई संसाधन समय और क्षेत्र के अनुसार असमान रूप से वितरित है। वहीं हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य जो है सदा गतिशील रहता है। वो भोजन और रोजगार की तलाश में, संसाधनों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करता है। उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में परिवहन के साधन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी समाज में परिवहन के साधनों की सुलभता जो है विकास का परिचायक होती है। जिन समाजों में अधिक परिवहन की व्यवस्था अच्छी है, सुगमता से मिल जाते हैं, वहाँ विकास का एक नया आयाम लिखा जाता है। हम देखते हैं कि जो संसाधन हैं वो धरती पर असमान वितरण होने के कारण बड़ी मात्रा में संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहित किया जाता है और साथ ही साथ व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। इस तरह परिवहन का और संचार का एक व्यापक महत्व है आर्थिक गतिविधियों में। अब यदि हम देखें तो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां सीधे तौर पर परिवहन के और संचार के साधनों से जुड़ी हैं, न केवल उसके स्वयं के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने को लेकर, बल्कि संसाधनों के परिवहन को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो काम हैं उनको 5 वर्गों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत परिवहन की सेवा को तृतीय प्रकार की सेवा में शामिल किया जाता है। इस तरह परिवहन को एक सेवा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें किसी भी भौतिक माध्यम से वस्तुओं और व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह आवागमन या स्थानांतरण करने को परिवहन कहा जाता है। इसी प्रकार संदेश और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे संचार कहा जाता है। आज के वर्तमान युग में परिवहन और संचार के साधन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधार का काम होते हैं और इनके विकास पर ही देश की अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। परिवहन तथा संचार को सम्मिलित रूप में परिसंचरण कहा जाता है, यानी ये मोबिलिटी को प्रमोट करने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं। भौतिक संसाधन, तकनीकी विशेषता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर जो हमारे परिवहन के साधन हैं वो अनेक प्रकार के हैं। कुछ ऐसे परिवहन के साधन हैं जो स्थल भाग से जुड़े हैं, स्थलीय परिवहन कहते हैं जिसको। उसी तरह जल परिवहन और वायु परिवहन, परिवहन के जो अन्य रूप हैं वो हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्थान पर जो स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन का जो परिवहन है वो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करते हैं, ट्रांसपोर्ट वेब जनरेट करते हैं, जो न केवल किसी एक वस्तु या सेवा के विकास में सहायक होते हैं, बल्कि सभी के लिए सम्मिलित रूप से विकास का आधार प्रदान करते हैं। परिवहन के साधन होने के कारण जो भौतिक दूरियां हैं वो कम हो गई हैं। साथ ही साथ परिवहन के साधनों ने मेल जोल के साधन और विकसित कर दिए हैं। अब हमारे पास परिवहन और संचार के साधनों के विकास के कारण जो दूरियां हैं वो समीपता में परिवर्तित हो गई हैं। डिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया है, इसीलिए जो पूरी पृथ्वी है वो एक गांव की भांति उत्पन्न होके उभर के आई है, एक वैश्विक गांव में परिणत हो गई है। आगे देखिए, परिवहन के जो साधन हैं उनको मूल रूप से हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जहां रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें सड़क, रेल और पाइपलाइन को शामिल किया जाता है। वहीं जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन शामिल है। वहीं वायु परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा और घरेलू विमान सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्थलीय जो हमारे परिवहन के साधन हैं। हम सभी जानते हैं कि अन्य प्रकार के संसाधनों की तुलना में मानव ने सबसे पहले स्थल परिवहन का प्रयोग करना शुरू किया। रेलगाड़ी या किसी भी गाड़ी के आविष्कार से पहले लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करता था, जिसके कारण जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना परिवहन का साधन है। स्थलीय परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइंस को शामिल किया जाता है। विश्व में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं या मानव का प्रवास जो है स्थलीय भाग से होता है। स्थल में जो कंपोनेंट हैं, जो ईज है वो है कि यहाँ पर
हमारे पास कोई एक्सपर्टी होने की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सड़क कहीं भी बनाई जा सकती है और लंबी दूरी तक पहले से हम अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो यात्राएं स्थलीय मार्ग से ही करते रहे। इसके साथ ही मानव में गति और क्षमता में दोनों में ही वृद्धि हुई है समय के साथ। आप देखें, जब प्राचीन काल में हम पैदल यात्रा करते थे उस समय हमारी गति भी कम थी और सामान ले जाने की क्षमता भी कम थी, लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में इसमें व्यापक वृद्धि हुई है, मात्रात्मक वृद्धि हुई है। मूल रूप से कम दूरी और घर से घर तक परिवहन के लिए सड़क परिवहन को सबसे अच्छा माना जाता है। सड़क परिवहन जो है वो दुर्गम इलाकों तक भी जाना संभव हो पाता है, लेकिन कई बार ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ सड़क परिवहन नहीं जाता है और मूल रूप से वहाँ पे वायु जो यान हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। सड़क परिवहन का एक विशेष महत्व ये है कि सड़क परिवहन दूसरों के जो दूसरे संसाधन हैं, जो दूसरे साधन हैं परिवहन के, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है। यदि आपको ट्रेन से जाना है तो पहले सड़क परिवहन से आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। यदि आपको विमान से उड़ना है तो विमान एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको बस से या कार से सड़क परिवहन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल भी प्ले करता है। अब विश्व में यदि हम सड़कें देखें तो कुछ कच्ची सड़कें हैं, कुछ पक्की सड़कें हैं। जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सभी जगह जो सड़कें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। ग्रामीण सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं जिनका निर्माण उतना अच्छा नहीं होता और ये कम गति प्रदान करती हैं और साथ ही साथ ये वर्ष भर उपलब्ध नहीं होती। वर्ष में जिस समय वर्षा अधिक होती है उस समय इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। वहीं यदि विकसित देशों की यदि बात करें, विकसित देशों में सड़कें अच्छी होती हैं क्योंकि उन पर जनसंख्या का भार कम होता है और ये सभी मौसमों में चालू रहती है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सड़कों की गुणवत्ता एक समान नहीं है। विकसित और विकासशील देशों में गुणवत्ता में व्यापक अंतर मिलता है क्योंकि सड़कों के निर्माण की जो सामग्री है और रख रखाव है दोनों में व्यापक अंतर है। विकसित देश खर्चा उठा पाते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, वहीं विकासशील देशों के पास जो देख रेख की सड़कों की आवश्यकता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। यदि हम देखें तो जर्मनी या यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी तीव्र गति से चलने वाले ऑटोबान्स बनाए गए हैं, ऐसी रोड्स बनाई गई हैं जो डेडिकेटेड हैं हाई स्पीड के लिए, जो एक देश से दूसरे देश, यूरोप के विभिन्न देश सड़क जाल से जुड़े हुए हैं। देश के भीतर भी काफ़ी तीव्र गति से जो सड़क परिवहन है वो उपलब्ध कराया गया है। वहीं विकासशील देशों में अभी ये सुविधा सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। यदि हम अच्छे रोड्स की बात करें तो वैश्विक स्तर पे जो अच्छे और तीव्र गति से चलने वाले जो रोड हैं जिनमें जो देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं उन्हें हम हाईवेज कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख यदि हाईवे हम देखें तो पैन अमेरिकन महामार्ग है, हाईवे है, जो अमेरिका की सबसे लंबी सड़कें हैं वो जोड़ती हैं। इसी तरह ट्रांस कैनेडियन जो एरिया है, न्यू फाउंडलैंड जो है वहाँ पर है। इसी तरह अलास्का महामार्ग है जो कनाडा में है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का स्टुअर्ट महामार्ग है जो लंबी दूरी तक सड़क परिवहन उपलब्ध कराता है। तो जिस तरह पहले बताया गया कि सड़कों का जो विकास है वो असमान है और जहाँ विकसित देश हैं वहाँ सड़कें अधिक हैं, विकासशील देशों में कम हैं। यूरोप, अमेरिका, जापान ऐसे देश हैं जहाँ महामार्गों का उच्च घनत्व है। वहीं जो कमज़ोर देश हैं, गरीब देश हैं, वहाँ सड़कें कम मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम यदि देखें तो औद्योगिक और नगरीकरण जो है उसके परिणाम स्वरूप सड़कों का प्रसार और उनकी गुणवत्ता बढ़ी है। तो जिन देशों में नगरीकरण अधिक है वहाँ सड़कें भी अधिक मात्रा में मिलती हैं। यहाँ पे यदि हम भारत की बात करें तो भारत भी एक विशाल देश है जिसमें सड़कों का काफ़ी अच्छा जाल है और पिछले काफ़ी समय से सरकारें सड़कों के प्रसार, उनकी गुणवत्ता और उनकी जो लेन है उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़कें और अन्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं। वहीं बॉर्डर इलाकों पे सीमावर्ती सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसी तरह ये जो अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हैं, कुछ सीमावर्ती सड़कें हैं, ये सड़कें
प्रमुख नगरों को प्रतिरक्षा के जो हमारे रक्षा के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको आपस में जोड़ती है। इस तरह बॉर्डर रोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटरनेशनली भी कई हमारी बॉर्डर रोड्स वेंचर आउट करती हैं। आगे आता है रेल परिवहन। स्थल परिवहन के संदर्भ में ही जब लंबी दूरी और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो रेल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। रेलों का विकास जो है बहुत देर नहीं हुई है और अभी भी हम रेल के विकास के क्रम में शुरुआती दौर में हैं। व्यापारिक उद्देश्य से पहली ट्रेन जो है 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड में चली और ये जो ट्रेन थी ये व्यापारिक उद्देश्य से शुरुआत की गई। इंग्लैंड में चलने के बाद धीरे धीरे इसका विश्व स्तर पर और प्रसार हुआ और आप सभी जानते हैं 1853 में अंग्रेज भारत में पहली ट्रेन लेके आए जो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली। आज यदि देखें तो रेलों का बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है दैनिक आवागमन के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, रूस में और भारत जैसे बड़े देशों में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। लाखों लोग कम्यूटिंग करते हैं यानी दैनिक मूवमेंट करते हैं। जहाँ जहाँ रेल की अच्छी पहुँच है वहाँ लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह और अधिक दूरी तक ट्रैवल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, कनाडा वाले क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, यूरोप और विश्व के कई अन्य देशों में, जापान में काफ़ी सघन जो रेल यातायात है वो है। अब सड़क परिवहन की भांति ही रेल परिवहन भी असमान रूप से मिलता है। यूरोप में अगर हम देखें तो विश्व के सबसे अधिक जो रेल परिवहन रेल तंत्र है उन देशों में जहाँ पर औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल का व्यापक महत्व है। इसी तरह जो हमारे यूरोपीय देश हैं वहाँ पे लंदन, बर्लिन, पेरिस, वारसा, मिलान, ये बड़े बड़े शहर जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड में एक यूरो टनल भी है जो अंडरग्राउंड पास से लंदन को पेरिस से जोड़ती है, जिसका रेल परिवहन के विकास में बहुत महत्व है। इसी तरह रूस में यूराल पर्वत के पश्चिम में मूल रूप से काफ़ी विकास हुआ है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में भी रेल का काफ़ी परिवहन होता है। यहाँ रेल के संदर्भ में कुछ मार्ग ऐसे हैं जो महाद्वीपों को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ते हैं, जिन्हें हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग महाद्वीप के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, इसलिए इनका व्यापक महत्व है। इसमें सबसे पहला है जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, जो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक चलता है, जिसमें गेहूं और कोयले का जो परिवहन है वो किया जाता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है और समुद्र के जो उत्पाद होते हैं वो मध्य जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का वहाँ तक पहुँचाने में और वहाँ से अतिरिक्त उत्पादन को समुद्री पत्तनों तक लाने में मदद करता है। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में ट्रांस जो हमारा एंडीज़ है वो रेल मार्ग है, ब्रूनस आयरस से बोल्पास्ट्रो तक है। इसी तरह एशिया के बहुत सारे देश, चीन, जापान में भी सघन रेल मार्ग हैं। अफ्रीका में यदि देखें तो अफ्रीका के मध्य हिस्से में बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, उनको बंदरगाहों तक और सामान और यात्रियों को आर्थिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीका में भी धीरे धीरे रेल का प्रसार हो रहा है। तो जो हम पीछे हम देख रहे थे कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है उसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जैसा हमने देखा कि साइबेरिया जो ये रेल मार्ग है ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक ये एक 9560 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसी तरह कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जिसकी मैंने पीछे बात की वो, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन महामार्ग जो है जो बीच से जाता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ये भी सिडनी से पर्थ को जोड़ता है और एक लंबा रास्ता ट्रैवल करता है। तो ये आपके सामने मानचित्र में दिखाया गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक एक लंबा रास्ता ट्रैवल करते हुए कठोर जलवायु वाले प्रदेशों को आपस में मिलाता है और कई सारे औद्योगिक शहर इसके ऊपर स्थित हैं जो विदेशों में व्यापार करने के लिए सामान को आंतरिक हिस्सों से
पोर्ट सिटीज़ तक ले जाने में या यूरोप में ले जाने के लिए यूज़ में करते हैं इसको। इसी तरह ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग भी आपके सामने है, वैंकूवर टू हैलिफैक्स। ये पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से मिलाता है और फिर बीच में जो हमारी ग्रेट लेक्स वाला इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ से सामान को, कच्चे माल को परिवहन करने में मदद करता है। इसी क्रम में आता है ओरिएंटल रेल मार्ग, जो पेरिस से इस्तांबुल तक है। ये यूरोप में और एशिया के कुछ भाग में है, जिससे जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, वाइन है, जो फल हैं, जो आप सभी जानते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु में यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट में बहुत अधिक होते हैं, उनको परिवहित करने में मदद करता है। इसी तरह केप काहिरा मार्ग जो है अफ्रीका में है, ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जिसका अपना बहुत महत्व है, जो काहिरा से केप टाउन तक फैला हुआ है। आगे आता है जल परिवहन। यदि हम जल परिवहन को देखें तो सबसे सस्ता और सुलभ ये संसाधन है। इसके अंतर्गत नदियाँ, झीलें, नहरों का हम प्रयोग करके भारी सामान और ऐसा सामान जिसको सड़क से परिवहन करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, सीमेंट है, अनाज है, इसका हम व्यापक मात्रा में प्रयोग करते हैं। वैश्विक स्तर पे दो प्रकार के आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग, दो प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत वो शामिल किए जाते हैं जिसमें नदियाँ, झीलें प्रमुख हैं, जिसमें यूरोप सबसे आगे है। यूरोप के अंतर्गत हम जानते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां बहुत अधिक हैं, उद्योग काफ़ी हैं, तो यहाँ राइन नदी, पो नदी, इसी के साथ डेन्यूब, नीपर, ये नदियाँ ऐसी हैं जो बड़ी मात्रा में जो हमारे शहर हैं, औद्योगिक शहर हैं, उनमें सामान लाती और ले जाती है। आगे यदि देखें, इसी तरह उत्तरी अमेरिका है, यहाँ मूल रूप से ग्रेट लेक्स का जो रीजन है, जहाँ सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी और हेरॉन झीलें हैं, इन सभी के किनारे बड़े बड़े शहर हैं और ये बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं जो अपना अतिरिक्त उत्पादन या कच्चा माल प्राप्त करने के लिए झीलों का प्रयोग लेते हैं। इसी तरह कनाडा में भी जो हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं, वो कनाडा में स्थित झीलों का प्रयोग कर व्यापार को बढ़ाते हैं। यदि हम एशिया के आंतरिक परिवहन की बात करें तो यहाँ पर चीन में हुआंग हो, यांगटीसिकियांग, इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया में इरावदी नदी जो है प्रमुख हैं, जहाँ पर नाव आ जा सकती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का भी हम प्रयोग कर रहे हैं अपने आंतरिक परिवहन के लिए। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में यदि हम देखें तो दक्षिणी ब्राज़ील, अर्जेंटीना में पराना, पैराग्वे, ला प्लाटा रिवर जो हैं, उनकी मदद से आंतरिक जो परिवहन है उसको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। अफ्रीका में नील नदी, कांगो नदी, नाइजर, ये कुछ बड़ी नदियां हैं जो व्यापारिक उद्देश्य से या पर्यटन के उद्देश्य से हम इन नदियों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे मरे, डार्लिंग जो नदियां हैं, ये दोनों जो हैं आंतरिक परिवहन को बढ़ावा देती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नदियाँ जो हैं ज़्यादा आंतरिक परिवहन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पे जलप्रपात हैं और जहाँ जलप्रपात अधिक होते हैं, जहाँ फॉल अधिक होते हैं, वहाँ पर नदियाँ उतनी सुरक्षित नहीं होती हैं, जिसके कारण परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ तक हम ओशनिक रूट्स की बात करें तो महासागर जो हैं, हम सभी जानते हैं कि विश्व का 90 to 95% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो महासागरीय मार्गों से ही होता है। सामान जो है, बल्कि सामान जो है, वो सारा का सारा ओशनिक रूट से ही परिवहित होता है। यदि हम ओशनिक रूट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उत्तरी अटलांटिक समुद्री रूट, जिसमें एक तरफ कनाडा और एक तरफ यूएसए है। दोनों ही देश जो हैं यूरोप से इसी मार्ग से जुड़े हुए हैं, जिसको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहते हैं। विश्व के कुल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका 35% जो है यहीं इसी जगह समुद्री जहाज़ों द्वारा होता है। इसके अलावा भूमध्य सागर और हिंद महासागर, जहाँ पर खासतौर से सुएज नहर का जो नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे पोर्ट सईद, अदन पोर्ट, मुंबई, कोच्चि, कोलंबो, एडिलेड, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस मार्ग से व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का एरिया है, यदि
हम सुएज कैनाल से पहले की बात करें तो ये केप ऑफ गुड होप वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था। आज भी बहुत सारे जो व्यापार है वो केप ऑफ गुड होप होते हुए यूरोप और एशिया के बीच होता है। इसी तरह दक्षिणी जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे भी खासतौर से अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच जो व्यापार है वो दक्षिणी अटलांटिक मार्ग से होता है। इसी तरह प्रशांत महासागरीय मार्ग जो मूल रूप से एक कम उपयोगी है, क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, बीच में कोई आश्रय स्थल नहीं है, तो इसलिए इसका कम प्रयोग में लाया जाता है व्यापार के लिए। तो ये आपके सामने प्लॉट करके दिखाया है कि किस तरह कौन सा समुद्री मार्ग कहाँ जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर बीच में रुकने के लिए और कोई स्थान नहीं है। अगर हम होनोलुलु को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स रिफ्यूल कर सकें या खाना ले सकें या पीने का पानी ले सकें, तो जिसके कारण इसका कम प्रयोग होता है। जो मूल व्यापार होता है समुद्रों के माध्यम से, वो आप देख सकते हैं कि उत्तरी जो हमारा अटलांटिक ओशन है, जिसके एक तरफ कनाडा, अमेरिका और दूसरी तरफ जो हमारे यूरोपियन देश हैं वो हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। समुद्री मार्ग की जब हम बात करते हैं तो सुएज कैनाल का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सुएज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है, जो मूल रूप से 1869 में बन के तैयार हो गई। इसने यूरोप और एशिया के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी, बहुत सारा समय और ईंधन की बचत की। और आज जो व्यापार होता है उसमें यूरोप और एशिया के साथ जो व्यापार होता है उसमें इस कैनाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1956 में मिस्र सरकार ने इसको राष्ट्रीयकृत कर लिया और अब ये मिस्र सरकार के अंतर्गत ये नहर काम करती है और बहुत ही व्यापारिक उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह पनामा इस्तुमस में पनामा कैनाल खोदी गई, जो अटलांटिक ओशन को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और आप देखें कि ये 1914 में बन के तैयार हुई। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि यदि कोई पूर्वी तटीय जो अमेरिकी राज्य है या शहर है, वो पश्चिमी तट पे यदि सामान भेजना चाहता है तो पहले पूरा का पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके जाना होता था। आज उसने एक शॉर्टकट रास्ता तैयार किया है, जो पनामा इस्तुमस में जो नहर बनी है उसको पनामा कैनाल कहते हैं। ये अमेरिका के विकास के लिए बहुत ही निर्णायक नहर है। तो ये आपके सामने पनामा कैनाल और सुएज कैनाल दिखी हुई है। पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, वहीं जो हमारी सुएज कैनाल है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। इन सभी परिवहन के साधनों की तुलना में वायु परिवहन भी एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, जिसमें मूल रूप से कीमती और हल्की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है और उन जगहों पर व्यापार किया जाता है या परिवहन किया जाता है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध है। उन सभी में एयर परिवहन जो है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकास में सहायक होता है। यदि हम वैश्विक स्तर पर प्रमुख जगहों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल, ये कुछ बड़े हवाई अड्डे हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, ब्रूनस आयरस, सेंटियागो, ये कुछ ऐसे मूल केंद्र हैं जहां से हवाई अड्डे हैं जो विश्व के अन्य देशों तक या विश्व के अन्य क्षेत्रों तक हवाई परिवहन उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी एक्सेस है, जैसे मुंबई है, वो विश्व के सभी जगहों तक परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वहीं कुछ ऐसे छोटे हैं जो लोकल लेवल की जो सुविधाएं हैं, व्यापार है, उसको प्रमोट करते हैं। आगे यदि देखें, जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो हमारे परिवहन का साधन है उसको हम पाइपलाइंस कहते हैं। ये पाइपलाइन जो है एक नवीनतम आधुनिकतम साधन है जिससे हम सामान को और जो तरल पदार्थ है, गैस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हम प्राचीन काल से ही जल के लिए इसका प्रयोग करते रहे, लेकिन वर्तमान में जल जो है, गैस जो है और जो हमारे और जो तरल पदार्थ हैं, रसायन हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए
एक अच्छा साधन है। यहाँ खास बात ध्यान देने की ये है कि गैस पाइपलाइन या पाइपलाइंस के विकास में बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। इसीलिए आप देखेंगे कि गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस को बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इनमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होती है, दुर्घटना की संभावनाएं कम होती हैं। इसीलिए धीरे धीरे जो विकसित देश हैं वो गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन के माध्यम से अपना व्यापार कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में यदि देखें तो हमने भी बहुत सारी पाइपलाइंस का विकास किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो पाइपलाइन है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं मध्य एशिया से, वहाँ से हम गैस खरीद पाएँ। इसी तरह यूरोप, एशिया, पश्चिमी एशिया और भारत जैसे देशों में जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ तक कच्चा तेल पहुँचाने के लिए या व्यापार के लिए जो बाज़ार हैं वहाँ तक परिष्कृत तेल पहुँचाने, रिफाइंड ऑयल पहुँचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं बड़ी मात्रा में। कुछ वैश्विक स्तर पे यदि हम पाइपलाइंस का नाम लें तो बिग इंच अमेरिका की बहुत फेमस है। इसी तरह कॉमेकान संयुक्त राष्ट्र में जो यूएसएसआर है वहाँ पे विकसित हुई और आज जो है रशिया के लिए काम करते हैं ये। इसी तरह असम में जो हमारी बरौनी नाहरकटिया के बीच में पाइपलाइन है वो, भारत में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है वो, जिसका अभी तक जो प्रसार है वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर तक था, लेकिन अब ये हरियाणा में पानीपत तक इसका प्रसार कर दिया गया है। इसी तरह जो मैंने पीछे बताई तापी पाइपलाइन जो है वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। परिवहन के साधनों के बाद जो किसी भी क्षेत्र का विकास है, क्योंकि व्यापार के लिए संचार का होना बहुत आवश्यक है, तो प्रारंभिक काल से ही संचार जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। शुरुआती तौर पर जो हमारे छोटे छोटे यंत्र हैं बजाने के, उनके माध्यम से या आग के माध्यम से, धुआं के माध्यम से संकेत दिए जाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, वैज्ञानिक प्रगति हुई, हमारे पास नए नए विधाएं आ गई। आज हम यदि देखें टेलीफोन है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारे डिजिटल और बहुत सारे प्रिंट मीडियम हमारे साथ उपलब्ध हैं। डाकघर, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष, मोबाइल या उपग्रहों की खोज ने हमारे संचार के जो परिवहन के संचार के जो साधन हैं उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संचार क्रांति हुई है, जिससे जो संचार के साधन हैं वो सभी के लिए सुलभ हो पाए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि संचार के साधनों में उपग्रह संचार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम देखें दूरदर्शन, रेडियो जो है उपग्रह से, सैटेलाइट्स के माध्यम से चलते हैं। इसी तरह इंटरनेट है जिसने सारी चीज़ें विद अ क्लिक उपलब्ध कराई हैं। चुटकी बजा के आप किसी भी चीज़ के बारे में कहीं भी विश्व के किसी भी स्तर की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह विकास के साथ साथ, औद्योगिकरण के साथ साथ संचार में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और आज का जो युग है उसको हम सूचना क्रांति का युग कहते हैं। सूचनाएं सभी के लिए सुगम रूप से उपलब्ध है। तो यदि हम संचार की व्यवस्था देखें और भारत में यदि देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी, डाक व्यवस्था, दूरसंचार और जनसंचार के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जिसमें प्रेस, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, ऑडियो विजुअल मीडिया। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे संचार के साधन हैं और इन संचार के साधनों ने वैश्विक स्तर पर हमारे संबंधों को मजबूत बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम कहीं से भी कोई भी सामान को मंगा सकते हैं, कहीं भी सामान को बेच सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में सघनता लाने के लिए संचार के साधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में हमने संचार के और परिवहन के साधन देखे। अब आपके सामने स्लाइड पर कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने पीछे क्लास में डिस्कस किए हैं। आप इनको पढ़ें और इनके प्रश्नों का उत्तर लिखें, व्यवस्थित उत्तर लिखें। जहाँ डायग्राम की आवश्यकता हो वहाँ डायग्राम बनाएं। जैसे प्रश्न है सड़कों का क्या महत्व है या सड़कों के प्रकार क्या हैं, उसी तरह सड़कें किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करती हैं जो दूसरे परिवहन के साधन हैं उसके संदर्भ में, उसी तरह साइबर स्पेस क्या होता है,
या पाइपलाइन का परिवहन के रूप में किस तरह विकास हुआ है। ये कुछ छोटे प्रश्न हैं। वहीं लंबे प्रश्नों के रूप में यदि आप देखें तो परिवहन के विभिन्न साधनों पर आपको एक लेख लिखना है जिसमें सड़क परिवहन का महत्व बताता है आपको। इसी तरह जल परिवहन का महत्व और इनलैंड और जो ओशनिक रूट है उनका आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है कि क्या इनकी यूटिलिटी है, किस तरह ये महत्वपूर्ण है विभिन्न जगहों के लिए। तो इस तरह बच्चों आज की ये हमारी जो क्लास थी ये एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी क्लास थी। आपने देखा कि किस प्रकार संचार और परिवहन का वर्तमान विश्व में प्रयोग हो रहा है और किस तरह इनका एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो चैप्टर है ये समझ आएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से या इस ईमेल आईडी से मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।